Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis. इसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस प्लस एडिटोरियल डिस्कशन दोनों किया जाता है. तो ये 20 जनवरी 2021 का एनालिसिस है. शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, रिवीजन सीरीज, एंड 5 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड. अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी लेक्चर देखने को मिल जाएगा एंड कितनी भी बार आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है ना. सो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सवाल देखते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं. यू हैव टू गिव द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द टर्म मोनोप्सोनी. मोनोप्सोनी टर्म नाम को कौन डिफाइन करता है? इसमें से ऑप्शंस आर, अ सिंगल एंटरप्राइज इज बीइंग ए सप्लायर ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस. दूसरा है, अ इंडस्ट्री बीइंग डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सप्लायर्स. तीसरा है, अ इंडस्ट्री बीइंग डोमिनेटेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ बायर्स. या चौथा है, सिंगल बायर सब्सटेंशियली कंट्रोलिंग द मार्केट. तो आपको बताना है मोनोप्सोनी क्या है. दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स. इनमें से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं, आपको बताना है. तो पहला है बिल्डिंग्स, दूसरा है मशीनरी, तीसरा है लेबर. ठीक है, तो बिल्डिंग्स, मशीनरी, लेबर, इनमें से कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है आपको बताना है. ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है ना. तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म गिग वर्कर. गिग वर्कर को इनमें से कौन सा टर्म करेक्टली डिफाइन करता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट है लेबर वर्किंग विदाउट एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन. दूसरा है एन एम्प्लॉय पहला है वर्किंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. दूसरा है लेबर वर्किंग विदाउट द एप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन. तीसरा है एन एम्प्लॉय विद रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स्ड टाइम. एंड चौथा है वर्कर्स नॉट कवर्ड बाय द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये इसमें से कौन सा करेक्टली डिफाइन करता है टर्म गिग वर्कर को? दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इनके आंसर्स आपको जरूर करना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अब आज का जो मेन्स क्वेश्चन है वो लिख लीजिए. मेन्स क्वेश्चन है, द सेलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ जुडिशरी, द सेलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ towards liberty, the selective attitude of judiciary towards the liberty of the individuals is serious detriment to the rule of law. जो selective attitude है जुडिशरी का towards the liberty of individual, it is going to prove detrimental for the rule of law. So this is the question which you have to write the answer. Comment in the recent light of the events. जो भी रिसेंटली हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है उसके रिसेंटली उसके हिसाब से आपको करना है कि सेलेक्टिव एटीट्यूड किस तरीके से है जुडिशरी का टुवर्ड्स द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, और क्यों वो रूल ऑफ लॉ के लिए डेट्रीमेंटल है. ठीक है ना. न्यूज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. पहली जो न्यूज है वो है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम हैज रिलीज द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020. तो लिख लीजिए इस चीज को कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट निकालता है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. एडेप्टेशन क्या है? बट बेसिकली इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ पेरिस अकॉर्ड. पेरिस अकॉर्ड के पिलर्स में से एक पिलर एडेप्टेशन भी था. एंड इट इन्वॉल्व्स इन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड रिडक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज. तो कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए और उनकी वल्नरेबिलिटीज को कम करने के लिए बेसिकली एडेप्टेशन टर्म यूज किया जाता है. एंड क्लाइमेट रेजिलियंट बनाने के लिए कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वल्नरेबिलिटी घटेगी तो क्लाइमेट रेजिलियंट होगा, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट होगा, है ना. इस क्लाइमेट एडेप्टेशन रिपोर्ट का क्या है, बेसिकली एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट का क्या एम है? द एम इज टू इंडिकेट नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स एडवांसिंग एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन के प्रति क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंट्रीज में और कितना गैप है, अभी भी कितना वॉइड है, वो सारी चीजें एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के अंतर्गत कवर की जाती हैं. अब इसमें कुछ टर्म्स बताए गए, जैसे कि उन्होंने बताया कि टेम्परेचर जो राइज है वो लगभग 3 डिग्री होगा इस सेंचुरी में. अगर 2 डिग्री भी होता है तो भी बहुत सारी कंट्रीज सफर होंगी, उससे पुअर कंट्रीज सफर होंगी, लेकिन 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है. दूसरा था इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक. कोविड-19 पैंडेमिक इज एक्सपेक्टेड टू हिट द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू प्लान एंड टू फाइनेंस एंड टू इम्प्लीमेंट द एडेप्टेशन एक्शंस. तो ये इन्होंने ये भी बताया कि इस एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में बताया कि कोविड-19 आने के कारण कंट्रीज की जो एबिलिटी है टू प्लान एंड टू फाइनेंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडेप्टेशन एक्शंस वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ दैट. दूसरा है आपका
कालराव, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट लेवल फेस्टिवल, बिहार का पहला स्टेट लेवल फेस्टिवल स्टार्टेड एट द नागी नकती बर्ड सेंचुरीज इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो कालराव जो है वहाँ का एक फेस्टिवल है, स्टेट लेवल फेस्टिवल है कालराव, याद रखिएगा दिस कालराव इट्स स्टेट लेवल फेस्टिवल ऑफ बिहार, जो कि नागी नकती बर्ड सेंचुरी कहां पर है आपका, बिहार में लोकेटेड है, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने वहां पे होस्ट किया है। द एम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट एंड द वेटलैंड्स, बर्ड हैबिटेट एंड वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नागी नकती बर्ड सेंचुरी याद रखिएगा बिहार में है, एंड कालराव बिहार फर्स्ट स्टेट लेवल फेस्टिवल है, ठीक है ना। तीसरा है माइस, द टूरिज्म पॉलिसी ऑफ गुजरात, गुजरात की टूरिज्म पॉलिसी को वो माइस बोल रहे हैं, माइस, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस माइस टूरिज्म पॉलिसी, अगर आपसे पूछते हैं कि माइस टूरिज्म पॉलिसी रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो वो गुजरात ने लॉन्च की है। तो गुजरात बोल रहा है कि माइस स्टैंड्स फॉर मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। तो माइस टूरिज्म पॉलिसी इज बेसिकली मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे एग्जीबिशन हो, चाहे इंसेंटिव हो, इसके लिए वो अपने स्टेट को दे विल प्रमोट देयर स्टेट फॉर द टूरिज्म रिलेटेड टू दीज पर्पसेस, यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस के लिए वो गुजरात को प्रमोट करें। दिस इज द माइस पॉलिसी ऑफ गुजरात, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दिस इज द माइस पॉलिसी ऑफ गुजरात। आज का थॉट मैं आपको बता देता हूं, स्वामी विवेकानंद का थॉट है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं तब तक आप भगवान पर भी भरोसा नहीं रख सकते हैं। इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ देन ओनली यू कैन ट्रस्ट समवन एल्स, इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ देन ओनली यू कैन ट्रस्ट द गॉड। तो अपने ऊपर फेथ रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो लोग तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने ऊपर से धीरे धीरे फेथ जाता है, जैसे 1 साल बीत गए तो फेथ थोड़ा कम हो जाएगा, 2 साल बीत गए तो फेथ और कम होगा, 30 साल बीत गए तो लगेगा कि यार हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी पता नहीं कौन कौन से एग्जाम है वो सारे आप देना शुरू करते हो। तो ये जो चीज़ है याद रखना कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट के साथ एग्जाम दो, आप निकाल लोगे, है ना। इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको भरोसा कि हाँ यार मैं निकाल लूंगा, मैंने भी तो उतनी पढ़ाई की ना जितने निकालने वाले कर रहे हैं, तो मैं भी निकाल लूंगा। तो यू हैव टू हैव दैट फेथ, दैट यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, है ना, बिलीव इन योर सेल्फ। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पैनल लेज आउट रोड मैप फॉर फार्मर्स इश्यूज। ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल क्या डेवलपमेंट है फार्म लॉस पे। तो आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एक कमेटी बनाई थी जिसमें 4 मेंबर थे, भूपिंदर मान उस कमेटी से हट गए थे, फिर उसके एक जो मेंबर थे, है ना। अब क्या हुआ है, पैनल ने बोला है कि 2 महीने तक अगला आने वाले 2 महीने तक का उन्होंने रोड मैप तैयार किया है फॉर द कंसल्टेशन, एंड ये करने के लिए कि फार्मर से बात करेंगे एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन द सेम टेबल एज द गवर्नमेंट की सेम टेबल। नाउ दिस इज द मैच वी वर लुकिंग फॉर। इंडिया है ब्रीच्ड द गावा फोर्ट्रेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडिया ने की है कल। बहुत ही प्यारा मैच था, अगर आपने नहीं देखा तो मतलब कि यू हैव मिस्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गावा में ऑस्ट्रेलिया वॉज अनबीटन फॉर द लास्ट 31 टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट इट्स फर्स्ट मैच इन सिंस 1988। 1988 के बाद पहला मैच है जब गावा में हारा है ऑस्ट्रेलिया। सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। एंड इंडिया ने लगातार 2 साल मतलब 2018-19 की भी सीरीज जीती थी और 2020-21 की भी सीरीज जीती है। सो दिस इज द इंडियाज फर्स्ट एवर सीरीज विक्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया केम इन 2018-19 एंड देन अभी ये फिर से दोबारा जीत गए। तो फर्स्ट सीरीज विक्ट्री 2018-19 में आई थी जब विराट कोहली कैप्टन थे, और अभी इस बार अजिंक्य रहाणे के अंतर्गत इन्होंने दूसरी सीरीज जीती। तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड वेरी वेरी ग्रेट मैच। कैंसर केयर पायनियर नो मोर। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक याद रखना है, द पायनियर इन कैंसर केयर इन द कंट्री एंड द चेयरपर्सन ऑफ द अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट वी शांता। Please remember the name V. Shanta, and she breathed her last in Chennai and she was admitted to Apollo Hospital। ये important नहीं है, लेकिन याद रखना कि she was a very important person in the she was a crusader actually for cancer research in India, है ना। and she was a crusader for making cancer care affordable for all। She was a great name in the field of cancer care
and Crusader for Cancer Research, Crusader for making cancer care affordable for all. Dr. V. Shanta and her mentor S. Krishnamurti built the Cancer Institute from a cottage hospital into 500 plus bedded institution. तो एक कॉटेज एक उससे स्टार्ट किया था उन्होंने, एंड देन उन्होंने इसको एक 500 बेड का एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया डॉक्टर वी शांता ने, एंड उनके मेंटर थे एस कृष्णमूर्ति. दे बोथ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, है ना. सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ओनली 40% आर पेइंग बेड्स एंड द रिमेनिंग आर जनरल बेड्स वेयर पेशेंट्स आर बोर्डेड एंड लॉज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. तो काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट है, काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले कर रही हैं. एंड शी वॉज 93 ईयर्स ऑफ ओल्ड. वी शांता, याद रखिएगा. शी मेड द ट्रीटमेंट अफोर्डेबल. कैंसर केयर को अफोर्डेबल बनाने में बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया. Now let's move to the editorial section. आगे बहुत सारी न्यूज़ है अभी भी. एडिटोरियल पहले बीच में आ गए हैं. तो एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल है प्लेंटिव लैमेंट ऑन द लिबर्टी दैट रिंग्स हॉलो. नाउ दिस इज द आर्टिकल जिसके ऊपर आज का मैंने मेंस क्वेश्चन दिया है, तो अगर आप लिख पाएंगे उस पर तो काफ़ी अच्छा रहेगा. सो बेसिकली दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिसेंटली. अगर आपने अर्णव गोस्वामी का जजमेंट देखा हो तो अर्णव गोस्वामी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, जैसे कि उन्होंने बोला ह्यूमन लिबर्टी एंड द रोल ऑफ कोर्ट्स. व्हाट इज द रोल ऑफ कोर्ट इन ह्यूमन लिबर्टी. फिर उन्होंने बोला ह्यूमन लिबर्टी इज अ प्रीशियस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू. ये जो ह्यूमन लिबर्टी है ये एक प्रीशियस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, एंड दैट द रिट ऑफ लिबर्टी रन्स थ्रू द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो बातें कितनी अच्छी हैं. द रिट ऑफ द लिबर्टी रन्स थ्रू द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब एक तरह से लिबर्टी ही है जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा गुहा है, एक तरीके से कहना चाहिए. It was important for courts across the spectrum to ensure that criminal law does not become a weapon for selective harassment of the citizen. Now this is another very good thing. Supreme Court ने कहा कि criminal law should not become a tool, should not become a weapon for selective harassment of the citizen. फिर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द डिप्राइवेशन ऑफ द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन. तो कोर्ट ने यह भी कहा कि लिबर्टी के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है सिटीजन का वो कोर्ट है. ठीक है ना. ये सारी बातें उन्होंने बोली अर्णव गोस्वामी केस में. फिर उन्होंने एक और चीज बोली कि डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी इवन फॉर अ सिंगल डे इज वन डे टू मेनी. मतलब कि एक दिन के लिए भी अगर किसी व्यक्ति की लिबर्टी खतरे में जाती है तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीज, बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है. अब देखो यहाँ पे रियलिटी फॉर मनी का असली मतलब क्या है. असली मतलब ये था, ये सारी चीजें अर्णव गोस्वामी के ऊपर तो लागू होती हैं, बट एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सोशल एक्टिविस्ट इनकार्सरेटेड इन भीमा कोरेगांव केस हैड बीन इन जेल फॉर मोर देन 2 years. 2 साल से ज्यादा वो जेल में है. विद द ट्रायल येट टू स्टार्ट. ट्रायल स्टार्ट भी एक्चुअली अगर आप ट्रायल स्टार्ट भी कर देते तो भी सही था, लेकिन 2 साल से ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना. दूसरी चीज, मल्टीपल बेल एप्लीकेशंस गई हैं, ऑल हैव बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट्स. ठीक है ना. डे टू मैनी की रियलिटी है. स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हैं उसके बाद उनको अंदर कर दिया जाता है एंड मंथ्स तक दे लैंग्विश इन द प्रिजन्स, एंड इसके बाद उनका भी ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है. ऑथर सेज दैट कि आफ्टर द इफेक्टिव एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन August 5, 2019 थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज हैड बीन लॉक्ड अप, है ना. बहुत सारे कश्मीरीज थे जो लॉक्ड अप थे, एंड विद देयर हेबियस कॉर्पस पिटीशन गोइंग अनहर्ड और डिसमिस्ड विद एब्सर्ड इन्वोकेशन ऑफ द मिथिकल ग्रीक किंग मेनेलस. तो यहाँ पे एक और चीज है कि वहां पे हेबियस कॉर्पस के पिटीशंस तो को डिसमिस कर दिया गया था, है ना. The same Supreme Court on November 17 sung paeans to personal liberty had a year before in 2019 told the daughter of a detained politician in habeas corpus petition, why do you want to go to Srinagar when it is so cold there. तो यही सुप्रीम कोर्ट थी जो अभी ये गाने गा रही है लिबर्टी के. 1 साल पहले एक बेटी को जो कि अपने डिटेन्ड पॉलिटिशियन की बेटी थी, उसको ये बोला कि तुम श्रीनगर क्यों जाना चाहती हो जब वहां पर इतनी ठंड है. नाउ इंडीड द सेम सुप्रीम कोर्ट in earlier years suspended in Karnataka's High Court releasing certain Citizenship Act protesters. तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिलीज का ऑर्डर दे दिया कुछ सिटीजनशिप एक्ट प्रोटेस्टर्स के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका भी खारिज कर दी, स्टे लगा दिया उसमें. तो वो व्यक्ति जो थे वो 6 महीने से ज्यादा अभी भी जेल में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अ डे वॉज अ डे टू मेनी. नाउ यही चीज है इस आर्टिकल में जो ऑथर बताना चाहते हैं कि दिस इज द सेलेक्टिव एटीट्यूड, सेलेक्टिव अप्रोच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच कैन प्रूव detrimental for the rule of law. This is a thing which is detrimental for the rule of law.
यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन लिबर्टी जो है वो अर्णव गोस्वामी के जजमेंट में अलग है, एंड वो जो चीज है वो भीमा कोरेगांव की जिनका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है और 2 साल से वो जेल में है, उनके लिए लिबर्टी की डेफिनेशन अलग हो जाती है ना। सो ऑथर इज सेइंग दैट दिस इज द सेलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द जुडिशरी एंड दैट इज अ ब्लो अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, दैट इज अ ब्लो अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। नाउ यहाँ पे देखो लिखा भी है, द रूल ऑफ लॉ इन अ सोसाइटी ब्रेक्स डाउन व्हेन द कोर्ट्स अपीयर टू बी टेलिंग द सिटीजनरी शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। तो यहाँ पे बोला ऑथर ने कि रूल ऑफ लॉ तब ब्रेक हो जाता है जब कोर्ट ये बोलने लगती कि आप मुझे व्यक्ति दिखाओ, मैं आपको लॉ बता दूंगा। मतलब कि व्यक्ति, पीपल स्पेसिफिक लॉ नहीं होने चाहिए कभी भी, पर्सन स्पेसिफिक लॉ नहीं होने चाहिए कभी भी, ठीक है ना। The rule of law in a society breaks down if the Supreme Court says one day, a single day deprived of liberty is a day too many. वहीं पर दूसरी तरफ every other court including the Supreme Court itself rejects the bail application of people jailed for years. एक तरफ आप बोलते हैं one day deprivation of liberty is a day too many, वहीं पर दूसरी जगह आप बोल रहे हो क्या कि जो इतने सालों से कोर्ट जेलों में है उनकी बेल पिटीशन भी आप रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है ना। जिनका ट्रायल नहीं स्टार्ट हुआ उनका ट्रायल तक नहीं स्टार्ट कराते हो, ठीक है ना। एंड लिबर्टी इज नॉट फॉर द फ्यू, यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज बोली कि लिबर्टी कुछ लोगों की जागीर नहीं है ना। लिबर्टी इज नॉट फॉर द फ्यू, लिबर्टी इज फॉर एवरीवन, है ना। एंड द सेम स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट आल्सो व्हेन दे आर ट्रीटिंग द सिटीजंस, बिकॉज ऑल द सिटीजंस आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि अर्णव गोस्वामी के लिए अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए और किसी दूसरे के लिए अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। इंडिया नेपाल रिलेशंस इन अ न्यू ट्रांजिशन, अब ये ऑथर जो लिखा गया है इसमें इंडिया नेपाल के रिलेशन सब शिफ्ट हो रहे हैं उनके बारे में है। देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और नेपाल के रिलेशन की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं एंड कुछ यहाँ पे ग्रीन पॉइंट्स भी हैं, प्रॉब्लम्स एंड ग्रीन पॉइंट्स। प्रॉब्लम्स एंड ग्रीन पॉइंट दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो है नेपाल के आपके डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो इंडिया आए हुए थे, है ना। नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे एंड उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की रिगार्डिंग द काला पानी डिस्प्यूट ऑल्सो, जो कि एक इशू है इंडिया और नेपाल में। अभी अगर आप डिस्प्यूट्स में लिखेंगे तो काला पानी डिस्प्यूट, सुस्ता वाला डिस्प्यूट जो है, ये दोनों है। देन यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसमें बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की गई। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी डेवलप करें, कॉन्फिडेंस डेवलप करें, ठीक है ना। दूसरा कि उन्होंने कोऑपरेशन किया फॉर द कॉम्बैटिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन कोऑपरेशन की बात की। दूसरी बात डेवलपमेंट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है टू चितवन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू पाइपलाइन ऑन द ईस्टर्न साइड कनेक्टिंग सिलीगुड़ी टू झापा इन नेपाल। याद रखेगा डेवलपमेंट फ्रंट पे मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन टू चितवन, इसको एक्सटेंड करना है, एक्सपेंशन करना है। तो मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसका एक्सपेंशन करना है टू चितवन, चितवन तक उसका एक्सपेंशन करना है। दूसरा है एक नई पाइपलाइन स्टैब्लिश करनी है सिलीगुड़ी टू झापा, झापा नेपाल में है, ठीक है ना। इसके अलावा अपग्रेडेड फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन, अपग्रेडेड फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फ्रॉम जयनगर टू कूर्था वाया द जनकपुर। तो जयनगर टू कूर्था वाया जनकपुर, ये इंडिया नेपाल के बीच की एक फर्स्ट क्लास अपग्रेडेड रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। देन ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट, डिस्कशन किया गया उनके ऊपर। इसके अलावा रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है बीरगंज एंड विराटनगर, तो बीरगंज और विराटनगर में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है उसको ओपन किया गया, विच विल हेल्प इन द सीमलेस ट्रांसफर ऑफ पीपल एज वेल एज द जो आपका फ्रीट होता है उसका भी ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द गुड्स होते हैं आर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड। इंडिया नेपाल के केस में मोस्ट ऑफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रोड, देयरफॉर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आर एक्सपेक्टेड टू ईज द ट्रेड एंड ट्रांजिट। तो ट्रेड एंड ट्रांजिट को ईजी कर देगा ये जो आपका चेक पोस्ट बनाया गया है। नाउ इसके अलावा जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो भी डिस्कस किए गए, जैसे कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है आपका नेपाल का पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और इसको पॉजिटिव मोमेंटम मिला इस मीटिंग से, है ना। एंड इंडिया सपोर्ट टू 2 मोर कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स इन नेपाल, जिसमें कि पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है और दूसरा है भंडारखाल गार्डन रिस्टोरेशन इन
पंटन दरबार। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके में मदद करेगा इंडिया। एक है आपका पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और दूसरा है भंडार खाल गार्डन रिस्टोरेशन इन पंटन दरबार। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में भी बातचीत हुई। देन कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी, जैसे कि हमारा मैंने बताया काला पानी डिस्प्यूट हो, वो भी सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली एफर्ट्स लगाए जाएंगे। दूसरी चीज़, नेपाल ने भी यूएनएससी में जो इंडिया का बिड था उसको सपोर्ट किया और बोला कि हाँ ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए ज़रूरी है। तो दैट वाज अनदर गुड थिंग जो चीज़ हुई है ना। एंड द टाइम्स आर चेंजिंग। चाइना भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है नेपाल से, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनल कम्युनिस्ट ब्रेकडाउन हुआ है उसके कारण चाइना भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो इंडिया और नेपाल को और ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। द थ्रेट ऑफ डीप फेक्स। अब डीप फेक्स पहली चीज़ तो होते क्या है, डीप फेक्स क्या होता है बता देता हूँ आपको। डीप फेक का जो मतलब है वो ये होता है कि आपने कोई फेक फोटोग्राफ बनाई विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपने ऐसी फोटो बनाई फेक, जिसमें कि लोगों को नेकेड आई से या फिर नॉर्मल किसी टेक्निक से यही नहीं पता चलेगा कि वो फेक है, एंड दे विल कंसीडर इट रियल, है ना। इनफैक्ट मिशेल ओबामा का एक डीप फेक बनाया गया था, डीप फेक और फेक न्यूड्स बोलते हैं उनको, फेक न्यूड्स भी कई बार यूज होता है। तो डीप फेक न्यूड्स का यूज भी किया जाता है, और डीप फेक का यूज तो बहुत तरीके से मिसयूज हो सकता है। साइबर वर्ल्ड का बहुत बड़ा क्राइम है, डीप फेक एक साइबर वर्ल्ड का बहुत बड़ा क्राइम है, एंड इसको केवल आप फिर एआई बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ ही पता कर सकते हैं कि ये फेक था या नहीं। दे आर सो कन्विंसिंग दैट वो रियल ही लगते हैं, इतने कन्विंसिंग होते हैं कि वो रियल लगते हैं, और रियलिटी और फेक से आप फिर उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। देन इसके अलावा बता दो, डीप फेक्स कैन टारगेट एनीवन एनीवेयर एंड दे आर यूज्ड टू टार्निश द रेपुटेशन, क्रिएट मिसट्रस्ट, क्वेश्चन फैक्ट्स एंड स्प्रेड प्रोपेगेंडा। तो क्या क्या कर सकते हो आप डीप फेक से, क्या क्या गलत चीज है। यू कैन टार्निश द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी का फेक बना करके उसको सर्कुलेट कर दे, सो दिस विल टार्निश द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। देन इट विल क्रिएट द मिसट्रस्ट। क्या करेगा ये, मिसट्रस्ट क्रिएट करेगा। इसके अलावा इट विल क्वेश्चन द फैक्ट्स एंड स्प्रेड प्रोपेगेंडा। क्या होगा इससे कि क्वेश्चन द फैक्ट्स, यू कैन यहाँ पे डी फेक से कारण यू कैन क्वेश्चन द फैक्ट्स एंड देन यू कैन स्प्रेड प्रोपेगेंडा ऑल्सो। तो रिलीजियस प्रोपेगेंडा हो गया या आपका कास्ट बेस्ड प्रोपेगेंडा हो गया, इस तरीके के प्रोपेगेंडाज जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द डी फेक्स। आप कुछ भी फेक इमेज बना करके इनफैक्ट लड़ाई करवाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें, हेट क्राइम्स, ये सब चीज़ जो है वो हो सकते हैं, ठीक है ना। अब वहां पर अमेरिका में एक कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट है 1996 का, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट है 1996 का, जिसका सेक्शन 230 है। वो कहता है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स को आप लायबल नहीं ठहरा सकते हो फॉर एनीथिंग इन पोस्टेड देयर। तो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे क्या पोस्ट हो रहा है इसके लिए आप प्लेटफॉर्म्स को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो ये आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स अ रीचेक। इसको रीचेक करने की जरूरत है, और क्यों नहीं होनी चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन को रोकने का उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्लेटफॉर्म्स का भी होता है ना, जितना कि गवर्नमेंट्स का है। तो दे शुड बी प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, उसको मैनेज करने के लिए। और ये जो मेनेस है डिसइंफॉर्मेशन का, फेक न्यूज़ का, फेक इन्फॉर्मेशन का, डीप फेक्स का, फेक न्यूज़ का, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए वो प्लेटफॉर्म भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एआई बेस्ड ऑटोमेशन टूल्स बनाने की जरूरत है जो कि इस तरीके से रोबस्ट एक्शंस ले सकें, और कोई भी इस तरीके के फेक इंफॉर्मेशन हो, फेक न्यूड हो या इस तरह की कोई चीज़ पब्लिश हो तो तुरंत उसको पिंग करके बता सके कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक और चीज करना है आपको कि जो मीडिया यूजर्स हैं, यू हैव टू एजुकेट देम, यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम। कोई भी चीज आए तो तुरंत फॉरवर्ड ना करें, है ना। कई बार मुझे इतनी चीजें फेक फॉरवर्ड होती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल फोर्स रिलेटेड चीजें जैसे मुझे पता रहती है अमूमन, तो वही कई बार फोर्स रिलेटेड चीजें ही आ जाती हैं कि यहाँ लॉकडाउन लग रहा है, अरे बिल्कुल वीडियो बना दिया किसी चीज का। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो फेक होती हैं, एंड यू हैव टू बी अवेयर इनफ, यू हैव टू बी एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रियल वन एंड द फेक वन। देन यहाँ पे अभी वर्कशॉप कंडक्ट हुई थी, उसमें 6 थीम्स थे। पहला था डीप फेक मस्ट बी कंटेक्चुअलाइज्ड विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ मैलिशियस मैनिपुलेटेड मीडिया, कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स। तो डीप फेक्स जो है उनको अलग अलग उसमें आप फ्रेमवर्क में स्टडी करो कि किस तरीके से मीडिया मैनिपुलेशन हो रहा है, कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा कैसे स्प्रेड किए जा रहे हैं, और डिसइंफॉर्मेशन किस तरीके से चलाई जा रही है। देन उन्होंने
मल्टी डायमेंशनल इश्यूज विच रिक्वायर अ कोलैबोरेटिव मल्टी स्टेक होल्डर रिस्पॉन्स। तो यहाँ डीप फेक जो है बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए कोलैबोरेटिव मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच ही काम करेगी। डिटेक्टिंग डीप फेक्स इज हार्ड, इस थीम में तीसरी थीम थी। जर्नलिस्ट नीड टूल्स टू स्क्रूटनाइज इमेजेस वीडियोस, जर्नलिस्ट के पास भी टूल्स होने चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट के पास ही सबसे अधिक लोग फोटो भेज देते हैं फोटो कि भाई इसको डाल दो, और जर्नलिस्ट इंडिया के इतने भोले हैं, इतने क्यूट हैं कि वो डाल भी देते हैं ना, वो डाल भी देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदर दैट थिंग इज राइट और नॉट, है ना, वो सही भी है कि गलत है ये तो पता कर लो पहले। देन पॉलिसी मेकर्स मस्ट अंडरस्टैंड हाउ डीप फेक्स कैन थ्रेटन द पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। डीप फेक्स के बारे में पॉलिसी मेकर्स को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो कल्चर से इंडिविजुअल इकोनॉमी इन सबको इन सारी चीजों को नष्ट कर सकता है। एंड द आइडिया दैट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ डीप फेक्स कॉजेज इनफ डिस्ट्रस्ट दैट एनी ट्रू एविडेंस कैन बी डिसमिस्ड एज फेक इज अ मेजर कंसर्न। तो कोई भी याद इंपॉर्टेंट चीज है कि डीप फेक्स का एग्जिस्टेंस होने से ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि इतना डिस्ट्रस्ट लोगों के अंदर आ जाएगा कि कोई ट्रू एविडेंस भी है तो उसको भी लोग डिसमिस कर देंगे एज फेक, है ना। पीपल कैन डिसमिस इवन द ट्रू आर्ग्यूमेंट्स एज फेक, है ना। तो दैट इज द इम्पैक्ट दैट दिस डीप फेक्स क्रिएट, एंड ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है फॉर द सोसाइटी। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग फॉर द सोसाइटी। अगली जो न्यूज है वह AAI साइंस कंसेशन पैक्ट विद अदानी एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अदानी एयरपोर्ट्स के साथ कंसेशनल एग्रीमेंट किया है। AAI के बारे में बता दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। 1995 में बना था, 1995 में बना था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ये बना था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के थ्रू। याद रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के थ्रू बना था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1995 में बना था। एक्ट कौन सा था? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। AAI जो है वो क्या करता है? बिल्डिंग, एनहांसिंग, सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एंड इसका एक काम ये भी है टू प्रोवाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज over air spaces that belong to the Indian territory and the neighboring oceanic areas, ठीक है ना। इसके अलावा कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस भी प्रोवाइड करते हैं AAI। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है रिसेंटली विद इसरो, गगन प्रोजेक्ट। गगन प्रोजेक्ट याद रखिएगा, AAI इन अलायंस विद इसरो चल रहा है। तो गगन प्रोजेक्ट अगर आपसे कोई पूछे किसका है, तो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो का प्रोजेक्ट है। एंड बेसिकली इसका काम क्या है? टू गेट द नेविगेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, नेविगेशनल सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वुड बी ऑगमेंटेड। तो GPS को ऑगमेंट करने के लिए गगन बनाया गया है ना, गगन एडेड, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है बजट सेशन टू हैव क्वेश्चन आर। इस बार का जो बजट सेशन होगा उसमें क्वेश्चन आर रहेगा। विंटर सेशन में क्वेश्चन आर नहीं था एक्चुअली, दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कोविड-19 के प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के अंतर्गत उसको नहीं किया गया था। लेकिन इस बार बजट सेशन में क्वेश्चन आर रहेगा। क्वेश्चन आर याद रखिएगा जो होता है दैट इज द लाइवलीस्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है इसको। एंड इट इज ड्यूरिंग दिस 1 hour दैट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दे आस्क क्वेश्चंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना। तो बेसिकली एम क्या रहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी मिनिस्ट्री के काम के प्रति अकाउंटेबल ठहराना, ये सारी चीजें जो है बेसिकली इट हैपेंस अंडर दैट। एंड द क्वेश्चन दैट MPs ask are designed to elicit the information and trigger suitable actions by the ministers। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने के लिए और मिनिस्टर्स के कुछ एक्शंस जानने के लिए ये किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला सवाल जो पूछा गया था इस तरीके से इंडियंस के द्वारा वो 1893 में पूछा गया था। 1893 में पूछा गया था जब पावर दी गई थी टू आस्क द क्वेश्चंस, है ना, इंडिपेंडेंस के पहले। एंड इसके अलावा एक और सेशन होता है, देखो क्वेश्चन भी एक और चीज है कि स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, दूसरे होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, है ना, एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो आपके लिए सवाल ये है कि स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? 0R याद रखेगा कि एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। 0R इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन एंड दिस फेज इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। रूल ऑफ प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये, एंड ये जो है एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, इंडिया टू फ्लाई आउट वैक्सीन टू नेबर्स। अब इंडिया की एक पॉलिसी है जिसको हम बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जैसे अमेरिका बोलता है अमेरिका फर्स्ट, हम बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव। उसके अंतर्गत हमने वैक्सीन को दूसरी कंट्रीज में भेजने का डिसाइड किया है। एंड
यहाँ पे देखो, अगर अफगानिस्तान में देखो तो पॉपुलेशन 3.8 करोड़ है। डिस्कशंस आर अंडर वे फॉर द फर्स्ट शिपमेंट। नेपाल की पॉपुलेशन 2.9 करोड़ है एंड फर्स्ट शिपमेंट इज क्लोज टू 10 लाख डोसेस, ये कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। भूटान में शिपमेंट 10 लाख डोसेस का पहुंच जाएगा। बांग्लादेश में 20 लाख डोसेस अराइव होंगे। श्रीलंका में नेक्स्ट फोर्टनाइट तक पहुंच जाएगा। मालदीव्स में 1 लाख डोसेस पहुंच जाएंगे वेडनेसडे तक। पाकिस्तान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, ना ही वहां पे सप्लाई करने के लिए कुछ भी डिसाइड किया गया है। बट ये जो था स्टेटस में बता दिया आपको कि कहां कहां इंडिया नेबरहुड में वैक्सीन भेजने का सोच रहा है। दिस इज अंडर द नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव प्लस इंडिया जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है, उसके अंतर्गत भी ये किया जाएगा। ठीक है ना। मिलिट्री स्पेशलिस्ट टू गेट S-400 ट्रेनिंग इन मॉस्को। अब यहाँ पे S-400 क्या है? ये ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम है। S-400 इज ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम जो हम रशिया से लेने वाले हैं और इसके लिए डील ऑलरेडी हो चुकी है। डिफेंस सिस्टम है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। S-400 या इसका नाम है ट्रायम्फ, ठीक है ना, रशिया से हम ले रहे हैं। अब इसका एक इशू ये है कि यूएसए जो है वो टर्की के ऊपर ऑलरेडी काटसा लगा चुका है। काटसा मतलब कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, मतलब कि सैंक्शन लगा दिया। और काटसा एक्ट के अंतर्गत उन्होंने बोला कि अगर कोई भी कंट्री ईरान, नॉर्थ कोरिया या फिर रशिया के साथ डील करेगा तो वो अमेरिका का एडवर्सरी कहलाएगा और अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। तो ये एक इशू है जिसको देखना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी को होगी। दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस या डे ऑफ करेज एवरी ईयर। पराक्रम दिवस या डे ऑफ करेज एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाएगा। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे देखते हैं, सेंसेक्स जंप्स 1.7% अमिड द स्टिमुलस होप्स। तो सेंसेक्स जो है वो बढ़ गया और इसके दो रीजन रहते हैं। एक तो होता है रुपया जब रिकवर करता है, दूसरा जो फॉरेन फंड का इनफ्लो होता है। तो रुपया जंप करेगा जब अप्रिशिएट करेगा एंड फॉरेन फंड्स का जब इनफ्लो होगा तो सेंसेक्स आपका बूस्ट होता है। बीएसई सेंसेक्स को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स को सिंपल सेंसेक्स बोलते हैं। ये एक फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक इंडेक्स है जो कि 30 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज जो कि लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है उसके थ्रू लगाया जाता है। ठीक है ना। इसमें एक्चुअली जो बेस टेक लिया जाता है वो 100 का लिया जाता है ऑन 1 अप्रैल 1979। ठीक है ना। बेस ईयर जो लिया जाता है वो 78-79 का लिया जाता है और 1 अप्रैल 1979 का बेस वैल्यू लिया जाता है 100 का। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो पूरा कैलकुलेशन वैसे तो मैंने लिखा है लेकिन मैं आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंडिया मस्ट रिमेन अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड ओपन। तो अमिताभ कांत जी का ये कहना, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, उनका कहना है कि इंडिया को ओपन रहना चाहिए एंड इंडिया को क्या करना चाहिए बेसिकली कि इंडिया नीड्स टू बिकम अ मेजर ग्लोबल एक्सपोर्टिंग नेशन। अगर वो चाहता है कि रिचेस आए और वो चाहता है कि एक अच्छी इकोनॉमी का निर्माण हो तो यू हैव टू बी मोर ऑफ अ एक्सपोर्टिंग साइड पे आपको होना पड़ेगा। नेटिव 5G मॉडल मस्ट टू एड एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी का कहना है कि हम अब नेटिव 5G मॉडल डेवलप करेंगे। नेटिव 5G मतलब हमने इंडिया का, इसके लिए उन्होंने IITs और उनको काम पे भी लगा दिया है। रिसर्च करो और नेटिव 5G सोल्यूशंस निकालो ताकि एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में हम स्ट्राइड फॉरवर्ड ले सकें। इनफैक्ट जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है टेलीकॉम में, उसमें काफ़ी डिमांड है एंड रविशंकर प्रसाद जी का कहना है कि अगर हम खुद की 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द इंडियाज एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। ठीक है ना। 5G टेक्नोलॉजी बेसिकली एक सेल्युलर टेक्नोलॉजी है दैट प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विद अल्ट्रा लो लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी मतलब कि अमाउंट ऑफ टाइम डाटा टेक्स टू ट्रेवल बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करने में डेटा जितना टाइम लेता है वो लेटेंसी कहलाती है। 5G में लेटेंसी बहुत कम है, मतलब कि स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। यूएसए एंड जो साउथ कोरिया था, दीज वर द फर्स्ट कंट्रीज टू कमर्शियली लॉन्च द 5G सर्विसेज, है ना। 5G सर्विसेज को लॉन्च करने वाली यूएसए एंड साउथ कोरिया कंट्रीज थी। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर बैट्स फॉर वन रेगुलेटर। तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो है, जिसको फैंटेसी स्पोर्ट्स बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि एक रेगुलेटर होना जरूरी। देयर शुड बी अ सिंगल बॉडी रेगुलेटिंग द फैंटेसी स्पोर्ट्स। ठीक है ना। तो अब ये देखना है एंड फाइनली गाबा टेस्ट इंडिया जीत गया। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। आई होप यू ऑल गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज एनालिसिस पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।